पीएम का प्रहार इकोसिस्टम पर वार। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। गणपति पर बवाल, विपक्ष पर सवाल। सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। जंग जोरदार, सियासी आर पार। से बोलने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको मोदी जी का पूरा सपोर्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे हो गए। आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। हर साल वो आज के दिन अपनी मां से मिलने गुजरात जाते थे। उनकी मां नहीं रही, वो आज ओडिशा में है। 800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, विपक्ष पर हमला किया। करीब एक हफ्ते बाद उन्होंने पहली बार चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा को लेकर उठे विवाद पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग भड़क उठे। दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। आज हल्ला बोल में हम इनसे जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, दोनों तरफ से ही हमले तेज हो गए हैं। इधर तीसरी तरफ आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल के हटने के बाद आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं। मनोज तिवारी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। आज एक तरफ सरकार के 100 दिन के कामकाज पर भी चर्चा करेंगे, दूसरी तरफ पीएम ने प्रहार किया है कांग्रेस का इकोसिस्टम कहकर गणेश आरती पर, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने पीएम को चिट्ठी लिखी है कि राहुल गांधी के खिलाफ इतनी अपमानित भाषा क्यों। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाशी मुरुवी पुरुवी प्रेम रूपा। आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसी गणपति पूजा की बात की जो उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश के घर जाकर की। प्रधानमंत्री मोदी का चीफ जस्टिस के घर जाना और बप्पा की पूजा करना विपक्ष को पसंद नहीं आया था। विपक्ष ने ढेरों सवाल खड़े किए थे। अब करीब एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया। भाई और बहनों, बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। अब आप सुनिए कि 10 सितंबर को जब पीएम मोदी ने सीजेआई के घर पर जाकर गणपति पूजा में हिस्सा लिया था तो विपक्ष ने कैसे निशाना साधा था। चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। चंद्रचूड़ जी मंच पर कुछ और बोलते हैं लेकिन करते कुछ और है, और यह निजी फंक्शन था और इसमें प्रधानमंत्री जी को नहीं बुलाना चाहिए था। मैं इससे सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूजा अर्चना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए करती है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि कल की पूजा का मकसद लोगों के दिमाग में हलचल पैदा करना। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला किया। कर्नाटक में गणपति विसर्जन के दौरान पुलिस वैन में रखी भगवान गणेश की वायरल तस्वीर को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही
सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। प्रधानमंत्री का 74वां जन्मदिन है। इस मौके पर वो ओडिशा के भुवनेश्वर में थे। उन्होंने नायक परिवार के घर जाकर खीर खाई और मां को याद किया। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयान पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। खड़गे ने चिट्ठी में लिखा, सभी हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहा है। दिल्ली में एक भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक उनका हश्र दादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अनुशासन और शिष्टाचार के माध्यम से ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं। केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। ये बहुत ही खंडनीय है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था। बिट्टू के बयान पर विवाद हुआ। यूपी के मंत्री ने भी उन्हें आतंकी बताया। फिर एकनाथ शिंदे के विधायक ने राहुल गांधी की जुबान काटने पर इनाम का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। ये राहुल गांधी ने जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की है, हमारे मागास वर्गीय की, हमारे ओबीसी की, हमारे पिछड़े जाति की, ऐसे राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। आज तक सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। मनोज तिवारी जी सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ भी जुड़ गई हैं। मनोज तिवारी जी, वैसे तो हमने आपको ज्यादा मुखर होकर दिल्ली के मुद्दे पर बोलते हुए देखा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री का उस वक्त बहुत विरोध किया था जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गए थे गणेश आरती के लिए। एक तो सरकार के 100 दिन के कामकाज पर विपक्ष आपको घेर रहा है, उस मुद्दे पर भी घेर रहा है, क्योंकि देखिए सब लिंक्ड है। वो बार बार संविधान बचाने की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के कॉम्प्रोमाइज होने या न होने पर प्रश्न करते हैं। इन सब पर आज पीएम ने प्रहार किया है, क्या कहें? देखिए, कई बातें ऐसी हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, और जब प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सभा में निकल जाती है। आज जो बातें हुई हैं वो पीछे जिस प्रकार से, अब मैं भी हैरान था कि गणपति बप्पा का पूजन करने के लिए कुछ लोग विरोध कैसे कर सकते हैं, जबकि इसी देश में यूपीए की सरकारों में जो चीफ जस्टिस हैं वो उनकी कई पार्टियों में रहे हैं और बड़े बेतरतीब ढंग से रहे हैं। कोई पूछ नहीं रहा है, फिर भी खड़े हैं। यहाँ तो इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो संवैधानिक संस्थाओं का एक दूसरे के प्रति आदर हो, इसमें तो कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन लोगों ने उठाया। मैं आज डिबेट में जितने साथी हमारे हैं सबको नमस्कार करते हुए मैं आज बैठा हूं, और मेरा मानना है कि 100 दिन के अंदर लगभग ऐसे काम जिसको गिनाने के लिए हमको 2-3 शो करने पड़ेंगे,
आज भी जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा अंजना जी। हम दिल्ली में 20 साल से यहाँ पे अगर माता पिता नहीं रहे तो उनकी प्रॉपर्टी में उनके बच्चे का नाम नहीं चढ़ता था, म्यूटेशन नहीं होता था। आज हम लोग सभी सांसद कई दिन से ये प्रयास कर रहे थे और उसकी लीगैलिटी को ठीक करते हुए आज हम लोगों ने दिल्ली में म्यूटेशन की शुरुआत कर दी है। 3 महीने में हम लोगों ने सभी सांसदों ने, आज के 2 दिन बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ठीक है। जो हमने जो वादा किए थे उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये भी याद रखना अंजना जी कि हम जिस दिल्ली में हैं उस दिल्ली में सरकार हमारी नहीं है, हम तो विपक्ष में हैं, फिर भी हम 100 दिन के कामकाज का हिसाब देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अगला सवाल आलोक जी से पूछूं, पीएम पर हमला हो रहा है, पीएम ने खुद उसका जवाब दिया, लेकिन ये रवनीत बिट्टू जो बोल रहे हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल, और वो भी एक केंद्रीय मंत्री करेंगे। वो नेता विपक्ष हैं, वो नेता विपक्ष ना भी हो, कोई सांसद हो, कोई विपक्षी नेता हो, आतंकी बोल दिया उन्होंने। मनोज जी, देखिए मैंने उनका बयान छोटा सा सुना है और पहली बार सुनने में तो सच में मतलब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा ऐसे बचती रहती है इस तरह के बयान से, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने ये बोला है वो मुझे पूरा पता नहीं, इसलिए मैं कमेंट करने में अभी अपने को सक्षम नहीं मान रहा हूँ। आलोक शर्मा जी वो कह रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जब बोल जब बोल रहे थे, उनकी जो बात आप सुनाई दे रहे थे तो थोड़ा सा ना उसमें पहले की कुछ लाइन आते आते कि आतंकवादी तो ये ऐसा उन्होंने कहा, आतंकवादी तो इट मीन्स कि उनको भी किसी ने ऐसा कहा क्या, इस तरह की कुछ बात आ रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी का विचार रहता है, संस्कार है कि हम डायरेक्टली ऐसी बात नहीं कहते, जरूर किसी ने कुछ ऐसी बात कही है जिसका उन्होंने जवाब दिया होगा। ठीक है आलोक शर्मा जी, आपने उनका जवाब इस सवाल पर सुन ही लिया है, और सवाल यह है कि बीजेपी ने भी दिखाया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने घर पे उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस को इफ्तार पार्टी के लिए बुलाया था, वो गए थे, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी हमला किया, ज्यादातर संजय सिंह ने भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया, संजय राउत, उद्धव ठाकरे। पवन खेड़ा जी आपकी पार्टी के एक नेता का बयान है, पीएम ने कहा है कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मेरे गणेश आरती पर प्रश्न उठाए, इस पर आपका जवाब? देखिए, किसी ने भी गणेश पूजा या गणेश आरती पर सवाल नहीं उठाए। ये मीडिया के साथी और बीजेपी के तमाम लोग एक गलत नैरेटिव चला रहे हैं। गणेश पूजा आप खूब करें, खूब बड़ा पंडाल बनाएं आप अपने घर में, हम भी आएंगे और अंजना जी भी आएंगी, किसी ने मना नहीं किया है। आप सबको बुलाएं, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से फोटोशूट होकर महाराष्ट्र के चुनाव से पहले और तमाम चीजें हुई हैं, और जिस तरह से आज उसको एक राजनीतिक मुद्दा धर्म के आधार पर बनाया गया है, ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। इससे तमाम शंकाएं पैदा होती हैं, गलत संदेश जाता है। सबने इसी की बात की है, किसी ने पूजा का विरोध किया हो, गणेश पूजा का विरोध किया हो, आरती का विरोध किया हो, किसी ने नहीं किया है। अब बात आती है मोदी जी को, शायद इतिहास की तो जानकारी रहती ही नहीं है उनको। उन्होंने कहा था वो कांग्रेस पार्टी जो है वो गणेश जी की पूजा से ही विरोध करती है। मोदी जी, अगर इतिहास का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने तो गणेश जी के इस पूरे उत्सव को और प्रभात फेरियों को, जिस तरह से अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे, उसका हथियार बनाया था। लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं मोदी जी, शायद इनके किसी टीचर ने बताया नहीं होगा, और कोई बता सके तो जरूर बताइएगा। अब बात आती है दूसरा विषय कि जिस तरह से अभी मनोज तिवारी जी ने कहा कि डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोलते हैं, तो क्या इनडायरेक्टली बोलते हैं क्या आप लोग? अरे भाई, आप जो सदन के सांसद हैं और पिछले कई वर्षों से हैं, जहां तक मुझे समझ है तीसरी बार आप सांसद बने हैं, आपने इतनी बड़ी घटना हुई, आप ऐसा कह के बच सकते हैं क्या? मुझे पता ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हिंसा फैलाने वाले लोग इसी तरह से बचकर भागते हैं। कंगना रनावत ने पहले राहुल गांधी जी के फोटो तस्वीर आपत्तिजनक बनाई, वो सोशल मीडिया पर चली। उसके बाद एक एमएलए, यहां के दिल्ली के पूर्व एमएलए रहे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो तेरा भी वही हर्ष होगा जो तेरी दादी का हुआ था। एक बीजेपी के लीडर ने नहीं कहा कि गलत है ये। मनोज तिवारी जी की तो हिम्मत कहां से होगी जब इनके प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो कहते हैं मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं। जब गृह मंत्री महोदय किसी चीज का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो ये कहां से देंगे बेचारे?
अभी पिछले दिनों 1-2 दिन पहले ही वहां के एक एमएलए हैं शिंदे गुट के, उन्होंने 11 लाख का इनाम रख दिया। आप देखिए, मतलब 11 लाख का इनाम लीडर ऑफ अपोजिशन की जीभ काट कर जो लाएगा उसके लिए 11 लाख का इनाम है और पूरी बीजेपी खामोश है। अब यहां पर बैठकर मनोज जी मुस्कुरा भी रहे हैं, मतलब इसमें कौन सा मुस्कुराने का विषय है। इनके एक केंद्रीय मंत्री जो कांग्रेस से ही गए हैं, जिनको 3 बार राहुल गांधी ने ही सांसद बनाने का वो किया है, वो कह रहे हैं कि साहब वो तो सबसे बड़े आतंकी। इन लोगों को शर्म नहीं आती, मतलब बेशर्मी का कौन सा चोला पहनकर ये लोग सत्ता में बैठे हैं। शायद वहां पर प्री क्वालिफिकेशन यही है मोदी सरकार में मंत्री बने रहने की, कि जो जितना जहर उगल सकेगा वो उतनी तरक्की पाएगा। 2017 के चुनाव यहां के देखे थे मैंने, दिल्ली के एक महिला सांसद थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने रामजादे और हरामजादे का नारा दिया था, उनको मंत्रालय मिल गया था 3 महीने के बाद। गोली मारने वालों को मंत्रालय से मिनिस्टर ऑफ स्टेट से उठकर उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था। तो मुझे लगता है प्री क्वालिफिकेशन ही इनकी ये है। 100 दिन पर क्या बोलेंगे, मोदी जी को खुद नहीं पता। आज एक पत्रकार महोदय ने, आपको भी पता होगा कि पूछा सवाल अमित शाह जी से, बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सवाल की दिशा में मत जाइए, मैं दृढ़ता से इसका उत्तर नहीं दूंगा। प्रतिपक्ष के नेता, देश के गृह मंत्री जब इस तरह की चीजों को इग्नोर करेंगे, जिनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है कि किस तरह से यहां पर सबकी रक्षा करनी है। यह आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने जरूर देखा भी होगा इसको, ठीक है, सब पूरा देश देख रहा है। ठीक है, और उनकी आदत है, क्या आदत है उनकी? हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्ट है कि नहीं? अरे छड़िए हटिए, ये कोई सवाल है? आज जब उनसे पूछा गया रवनीत बिट्टू पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं छोड़िए, मैं दृढ़ता से इस सवाल का उत्तर नहीं दूंगा, कोई राजनीतिक सवाल मत पूछिए। ठीक है, लेकिन आरोप लगाते समय, ठीक है, आरोप लगाते समय आलोक जी एक काउंटर क्वेश्चन बचाव करते हैं। ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन, आपने कह दी अपनी बात, एक काउंटर क्वेश्चन है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा गुस्साए बिना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी भी जब पहुंचे थे रायबरेली और उनसे कोलकाता के कांड पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं यहां पर आया, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, दूसरा, राहुल गांधी का बयान, नरेंद्र मोदी 6 महीने बाद घर से बाहर निकल पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, युवा उनको डंडे मारेंगे। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री, पीएम मोदी को औकात दिखा देंगे। बेरोजगार, एक सेकंड, इमरान तो डंडे मारेंगे कहेंगे। इमरान मसूद, यदि मोदी ने इस बार आपने टिकट दिया है, उन्हें चुने वो, मोदी ने यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश की तो इनकी बोटी बोटी काट देंगे। सुबोध कांत सहाय, मोदी हिटलर की राह पर चल रहे हैं, हिटलर की मौत मरेंगे। अजय राय, 7 तारीख को मोदी योगी को गाड़ देंगे। सवाल है इसके आगे, संजय राउत और खड़गे साहब ने कहा तुलना रावण से की, तो मर्यादा तो दोनों तरफ से उसी अंदाज में तोड़ी जा रही है। आलोक जी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई आतंकवादी है। अगर किसी ने कहा हो तो मुझे बताइए। और जो तमाम बयान है जिसमें काफी अच्छा होमवर्क आपने किया है, कोलकाता की घटना, रायबरेली में किसी काम से गए हैं और कोलकाता पर उन्होंने अपना बयान दे दिया था। जब सीबीआई ने जांच कर ली है तो उस घटना की तुलना आज की घटना से करना कि देश के गृह मंत्री जो हैं वो एक सांसद और केंद्रीय मंत्री जो आतंकवादी कह रहे हैं और जांच एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए, ये सीधा सीधा उनके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल था। ठीक है, लेकिन आप मनोज जी इसका जवाब दीजिए। इमरान मसूद ने जब वो बयान दिया था बोटी बोटी वाला, एक मिनट अंजना जी, एक मिनट। अरे आप ही की पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत की एक बात सुनानी है। उस समय पर, अरे सुनिए ना मैम, बोलिए ना सर। अरे सुनिए ना मैम, बोलिए। वो उस समय पर सपा में थे और सपा में होने के बाद भी उन्होंने 6 बार माफी मांगी। हमने तो केवल ये कहा मनोज जी सांसद बैठे हैं, ये भी माफी मांग लें एक बार कि रवनीत बिट्टू ने जो कहा है गलत किया है, मैं माफी मांगता हूं। हम तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर, क्योंकि अभी इमरान मसूद उसके बाद, इस बयान के बाद आपकी पार्टी ने इमरान मसूद को टिकट दिया सर, और अभी वो आपकी पार्टी के सांसद हैं। आपकी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया की हेड है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने क्या कहा है, एक जल्दी से उनकी प्रतिक्रिया पहले सुना देते हैं, फिर आ रही मनोज जी, तुरंत आ रही। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है,
क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं, कहां पर हिंसा भड़काएं। और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। ये जो अपराधियों का झुंड है, ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करता है कि कहां पर दो समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पे दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, ये अधेल कायर असल में डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने हर जन विरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बन के खड़े होने का मन बना लिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अरे कायर लीचड़ों, राहुल गांधी को तुम्हारी इन टुच्ची हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम तिलचट्टे जैसी अपनी बातें कहते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, राहुल गांधी में शेर का कलेजा है, कभी आजमाना तो आ जाना, नतमस्तक होकर जाओगे। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मैंने शुरू में आपने जितनी भी बात कही, मैंने वही जवाब दिया जो हमारे संस्कार हैं। लेकिन अभी जब हम आलोक जी से ये सारे सवाल जो पूछने वाले थे, अच्छा है कि कुछ तो आपके चैनल पे आ गए। जब ये विवादास्पद बोलने की बात आती है, जितनी गालियां नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के लोगों ने दिया है, इन्हीं की नेता सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, जिसको देश पूरा संपूर्ण बहुमत से जिता करके प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया है। उनको कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या बात बोली, ये आलोक जी को पता है। आलोक जी की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उस पर बोलने की साहस कर सकें। मैं तो ये कह सकता हूं यहाँ बैठ करके कि जो भी इस तरह की बात बोलते हैं, उसमें हमारे पार्टी में उनसे सवाल जवाब होते हैं। लेकिन आलोक शर्मा जी जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी के अभी नेता प्रवक्ता बोल रही थी, इनका भाषा सुन लीजिए। क्या इस भाषा में हम और आलोक शर्मा जी बात कर सकते हैं? क्या इस भाषा में राजनीतिक लोग बात करेंगे? ये जो हम संसद में बैठते हैं, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होते हुए लोगों को बेल में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। वो लगातार झूठ बोलते हैं, वो लगातार अपनी ही बातों को ऐसा यू टर्न मारते हैं जिससे हम सब बैठे बैठे सदन में हंसी गूंजती है। क्या राहुल गांधी जी के सारी बातों को, जैसे वही बात एक है कि डंडे मारेंगे लोग, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की बात बोलने के बाद किसी ने राहुल गांधी जी को कुछ बोला? आलोक जी इस पे कुछ कमेंट करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना संस्कार है। हम इसलिए हमने शुरू में बोला कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात आई है उसको हम पूरा सुने नहीं है। हमने डायलॉग सुना है, हम उससे अलग नहीं है। और बाकी जिन लोगों ने जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी लोगों से सवाल जवाब करती है, ऐसे लोगों पर अंकुश भी लगाती है, क्योंकि हमारा चरित्र अलग है। रही बात, आपने गणपति उत्सव की बात करी कि गणपति उत्सव आया, महाराष्ट्र का चुनाव है। आलोक जी, गणपति उत्सव तो हर साल इसी समय आता है, उसका किसी चुनाव से क्या लेना देना है मेरे भाई? क्या हम ये सोच के गणपति पूजा करने जाएं कि चुनाव आया है तब गणपति पूजा कर रहे हैं? किसी भी बात को आपस में रखते हुए हमें ये याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय संस्कृति की विरोधी है। आज भी राहुल गांधी जी विदेशों में बैठ करके भारत की लोकतंत्र की, भारत की संस्कृति सभ्यता की बुराई कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं हमने औकात बता दिया, दूसरी तरफ कहते हैं हम लोकतंत्र यहाँ है ही नहीं। तो दोनों में सच कौन है ना? ये देश की जनता देख रही है। सांसद जी, ये तरविंदर सिंह साहब जिन्होंने राहुल गांधी जी के लिए ऐसा बोला, ये संजय गायकवाड़ जो कि शिंदे गुट के शिवसेना के विधायक हैं, जिन्होंने 11 लाख का इनाम रख दिया, या फिर रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं, उन्होंने आतंकी कह दिया, इन तीनों के खिलाफ आपकी पार्टी क्या करेगी?
देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू जी किस कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं वो हमें पूरी बात को सुनना चाहिए। रही दूसरे दो लोगों की बात, भाजपा उसका समर्थन नहीं करती है। आलोक जी, वो कह रहे हैं कि भाजपा इसका समर्थन नहीं करती है। नहीं, ये बात अगर सांसदों को नहीं पता, देश के गृह मंत्री को नहीं पता कि किस लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहा जा रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है किस तरह का लोकतंत्र देश में चल रहा है। देश के गृह मंत्री सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी स्वयं उस संसद के उसी सदन के सदस्य हैं, इनको कंटेक्स्ट ही नहीं पता अभी तक। किसी को भी किसी भी कंटेक्स्ट में आतंकवादी कह देंगे क्या मनोज जी? कोई भी कंटेक्स्ट हो, आप आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? किसी को आलोक जी, किसी प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या आप? नहीं, आपने एक मिनट, प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? सुनिए मेरी बात, आलोक जी सुनिए, सुनिए मनोज जी, कोई बात आपने नहीं, 3 बार रिपीट कर लिया, उसका उत्तर दूंगा। मनोज जी शांति से सुनिए, ठीक है मनोज जी शांति से सुनिए। मनोज जी देखिए, मनोज जी पूरा कर ले, वो मैं फौरन आ रही, पूरा कर ले। आप बीच में मत बोलिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। बेरोजगारी की बात थी और बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में एक मुहावरे का उपयोग हुआ। आप उसकी तुलना किसी लीडर अपोजिशन को आप आतंकवादी कह देंगे। और सच्चाई यह है कि मोदी जी आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं। और मोदी जी करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाकर युवाओं में जाकर खड़े हो, जाकर पता करें यूपीएससी की हालत क्या है। वो यूपीएससी का चेयरमैन छोड़कर भाग गया, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, जाकर देखिए युवाओं के बीच में क्या होता है। लेकिन आप लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहेंगे, फिर आप कंटेक्स्ट ढूंढेंगे। दुर्भाग्य यह है कि वेल में अगर सांसद चले गए तो उसकी तुलना आप आतंकी कहने से करेंगे। दिक्कत यह है कि आज भी आप कह रहे हैं कि साहब वो कंटेक्स्ट नहीं पता। ये जीभ काटने का कंटेक्स्ट भी नहीं पता क्या आपको? आपने अपने जो 2 लोग हैं उनको तो बचाने का प्रयास किया। मतलब एक यहां पर एक बददिमाग व्यक्ति एआईसीसी के बाहर आकर, 1 मिनट रुकिए जरा शांति से, आप लोगों ने एडीआर की रिपोर्ट पढ़ी है। 600 गुना हेट क्राइम और हेट स्पीच बढ़ गए। आपके तमाम सांसदों के ऊपर कौन कौन से केस हैं जरा देख लीजिए उनको। सारे हीनियस क्राइम के लोग संसद में भर दिए मोदी जी ने। पूरे देश के लोकतंत्र का भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने। लेकिन दिक्कत यह है कि आप ही लोग हिंसा का संरक्षण करते हैं। मोनू मानेसर जैसे गुंडों को पकड़ने के लिए जब वहां पर राजस्थान की पुलिस जाती है तो आप लोग वहां पर राजस्थान की पुलिस के ऊपर केस कर देते हैं। कारण क्या है कि आप लोग संरक्षण देते हैं और आप लोगों को इससे फायदा होता है राजनीतिक। आप लोग हिंदू मुस्लिम करने में इन तमाम चीजों का फायदा उठाते हैं। राहुल गांधी जी के आप आतंकी कहें, कुछ कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप ही लोगों का चरित्र बताता है। ये प्री क्वालिफिकेशन है कि मंत्री रहना है, सांसद रहना है तो इस तरह के बयान दीजिए। और मनोज जी 2-4 बयान आप दे दीजिए इस तरह के, शायद आप भी मंत्री बन जाएंगे। दुर्भाग्य है कि आज भी इस तरह के बयानों की निंदा करने की हिम्मत नहीं हो रही है इन लोगों की। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। इस तरह के बयान को भी कंटेक्स्ट ढूंढ रहे हैं। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कहते, मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं। इसी तरह के हेट स्पीचेस ने हमारे 3 बड़े लीडर्स की जान ली। महात्मा गांधी को इसी तरह के हेट स्पीच ने डायरेक्टली गोली मारी थी। कौन सी विचारधारा? डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है आलोक जी? आलोक जी, डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है? कहाँ का मुहावरा है? पढ़ेंगे। देखिए अंजना जी, आप मोदी जी को हमारी बताइए। सुनिए जरा एक बात, सुनिए। डंडे पड़ेंगे, एक मिनट, डंडे पड़ेंगे। एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए। लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठी। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, किसके बचाव की और किसके सवाल की। खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे। आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है? आप ना सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। तीनों नेताओं की बाइट। आप चुप रहिए, अब चुप रहिए। अब आपको मैंने 1000 बार कहा है आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना, चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर, प्लीज बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं आप। हर दिन आप शो पर आकर मीडिया पर हमला करते, मेरे शो पर मत कीजिएगा, बहुत हो गया। आलोक जी, डंडा दोनों तरफ के सवाल उठ रहे हैं और तीनों नेताओं के बयान सुनाए जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ बोले हैं। एक सवाल पूछ लो तो होमवर्क कर लिया है ना, आके आपके गुणगान गाएं, और वो नहीं करेंगे। हम पूछेंगे आपसे सवाल। आलोक, मनोज जी जवाब दीजिए उनकी बात। आलोक जी से पूछना चाहता हूं, आप डंडे मारने को तो मुहावरा बता देते हैं,
लेकिन हम बोल रहे हैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द प्रयोग किया हुआ, उसमें आप हमको सारा अटैक कर देते हैं। मौत का सौदागर कौन सा मुहावरा है? आपके नेता वो मसूद का जो बयान है उसका कौन सा मुहावरा है? आलोक शर्मा जी, जब आप बात करें तो आप याद रखिए कि एक बात के साथ कई बातें निकलती हैं। मनोज जी, आतंकवादी कहने का क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आतंकी कहना कैसे सही हो सकता है? आप भी कहिए, माफी मांगिए। नहीं, आप मैं क्या कह रहा हूं कि आतंकवादी कहना मुहावरा नहीं है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है इस पूरी लाइन को हम अभी सुने नहीं है। मैं सुन करके आपको बताऊंगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वालों का समर्थन करना क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाना, अपनी पार्टी में लेना, ये जब ऐसी बातें आप करेंगे तो सोचने वाले लोग क्या सोचेंगे? आपका देश के हर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना, नेता प्रतिपक्ष होते हुए देश जवाब तो मांगेगा। और मैं समझता हूं आलोक जी शायद इसका जवाब दें कि अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल युद्ध भी विदेशों में जाकर के लड़ते हैं, अगर यही परिपाटी है कांग्रेस की, यही राजनीति है, तो हम तो ऐसी राजनीति, हम तो जयप्रकाश नारायण जी की धरती से आते हैं, हमने ऐसी राजनीति तो नहीं देखी। हमने बहुत सारे लोगों को देश के लिए मर मिटते देखा, लेकिन हमने कभी विदेश की धरती पर जा करके देश के संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की बात हमने करते नहीं देखा। वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, भारत टुकड़े करने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मेट्रो में लेके घूम रहे हैं। ये सारी चीजें जब देश के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आप हमको बता दीजिए कि मौत का सौदागर कौन सा मुहावरा है? आप बता दीजिए कि हम गाड़ देंगे, प्रधानमंत्री को गाड़ देंगे, ये कौन सा मुहावरा है? बताइए साहब हमको। अब जवाब दीजिए आलोक जी, जवाब दीजिए। और इमरान मसूद जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मेरी रिसर्च टीम ने अभी अभी मुझे बताया है कि जब उन्होंने ये बयान दिया था तब वो कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार थे। दोनों का जवाब दीजिएगा। क्या बात करते हैं अंजना जी? आपकी रिसर्च टीम ने गलत बताया। जिस समय पर बयान दिया गया था उस समय सपा 2014 और उन्होंने बयान 2014 का है। माफी मांगी। 2014 में हमारी पार्टी में नहीं रहे होंगे। आपकी रिसर्च टीम को कहिए दोबारा से उसको चेक करें। आप विदेश की भूमि पर आ जाते हैं। हम कंफर्म्ड है, आप देखिए सर। ये मोदी जी मैं भी देख लूंगा, आप चिंता ना करें। ये मोदी जी के वक्तव्य हैं, इनको भी चलवा दीजिए विदेश की भूमि पर। जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार, क्या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। पिछले जन्म में क्या पाप किया था? अंजना जी, कोई पाप करके आए थे आप? जो आपका 2014 से पहले जन्म हुआ या मेरा जन्म हुआ, क्या हम पाप करके आए थे? ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमारे यहाँ पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये काम। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण। अंजना जी, इतने बयान हैं मोदी जी के कि जिन्होंने विदेश में जाकर पूरे देश को बदनाम किया। सरकार की बात करना, सरकार की गलत नीतियों को उठाना बीजेपी या आरएसएस देश नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि इस तरह के बयानों में जब पर्दा डाला जाता है, देश के गृह मंत्री एक अपने सहयोगी मंत्री की बात को कहते हैं, एक पत्रकार को डांटते हैं कि चुप हो जाओ, बैठ जाओ, मैं जवाब नहीं दूंगा, और मैं दृढ़ता से कहता हूं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठते हैं। और यही लोग, ये भाषा रवनीत बिट्टू की या इन लोगों की नहीं है, ये भाषा और संरक्षण पूरा का पूरा बीजेपी के संस्कार हैं, मोदी जी की भाषा है, ये आरएसएस की भाषा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे जिसने नारे लगाए, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन क्या वो एडिटेड स्क्रिप्ट तो नहीं थी? क्या उसके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक दिन में पहली डेट पे हाई कोर्ट से किस तरह से जमानत मिल गई?
क्या दिल्ली पुलिस आपकी इतनी निकम्मी पुलिस है? क्या आलोक वर्मा को, जो आप संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, आलोक वर्मा जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, रात को जाकर 2 बजे दिल्ली पुलिस ने उनके कार्यालय को घेर लिया, क्या सीबीआई के डायरेक्टर को आज भी पेंशन मिलती है कि नहीं? सांसद जी आप जरूर बताइएगा। 4 दिन पहले की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी पढ़ लीजिए कि सीबीआई को पिंजरे के अंदर तोते से बाहर आना होगा। ये 4 दिन पहले की टिप्पणी है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने तमाम चीजें की हैं, वो भी पूरे देश ने देखी है। कारण क्या है कि आपने सब संस्थाओं के ऊपर अपना एक आधिपत्य जमा लिया है। क्या ये सच नहीं है? मैं समझता हूं कि तमाम लोग जानते हैं कि जिस देश के अंदर ईडी को हथियार बनाया गया, उस ईडी के डायरेक्टर को सीबीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 4 साल 5 साल से अनैतिक इलीगल तरीके से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उसी ईडी के डर से आपने पूरी सरकारें तोड़ दी। आप उसके बाद भी कहते हैं? क्या आपकी बातों का आज यहां पर ये जो आज तक चैनल है, ये विदेश की धरती पर नहीं देखा जाता? 150 देशों में देखा जाता है। और मोदी जी जो झूठ बोलते हैं लाल किले की प्राचीर से लेकर और हिंदू मुसलमान करते हैं, वो भी पूरा देश, क्या पूरा मनोज जी इसका जवाब देंगे, लेकिन अब इमरान मसूद पर फिर से आपसे प्रश्न कर रही हूं। 14, 19 और 24 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही वो लड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी में ही नेता थे जब उन्होंने ये बयान दिया था। आलोक जी देखिए, अंजना जी मेरे पास तारीख नहीं है, लेकिन मैं इतना कंफर्म हूं कि जिस समय पर वो सपा में थे तब ये बयान आया था। मेरे पास है, और मैं आपको बता रही हूँ। कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट भी बता दीजिए। पार्टी से निकाल दीजिए आज तक पर बताइए उसको। नहीं, कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए मुझे। कांग्रेस आराम से डांटिए मत। कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए। ये कोई आपका दरबार नहीं है सर, चिल्लाना बंद कीजिए। बता रहे हैं आप। नहीं, आप डांटने का काम तो आपका सर, आप ही चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि 3 बार से वो लगातार है। आप है सबको? नहीं, सबको। अब मैं फिर कहूंगा वो 4 बार से हूँ। जिस दिन बयान आया है, हम आपको ज्वाइनिंग डेट भी बता रहे हैं। मैं ज्वाइनिंग डेट भी बता दूंगी। सर्दी का समय था, सर्दी का समय था 2012 का, 2012 आवाज नीचे। मनोज तिवारी जी, उनके सवालों का जवाब दीजिए। मैं आलोक जी से एक बात पूछना चाहता हूं। अंजना जी, इन्होंने पता नहीं कौन कौन एडिटेड टेप ले आके मोबाइल पे सुना रहे हैं, उसकी सत्यता की किसी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप बताइए, आप सजा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, देश के सभी, दुनिया के सभी हिंदुओं को हिंसक बोला। आप उनको क्या सजा देना चाहते हैं? भगवा को आतंकवाद से जोड़ा, आप उनको क्या सजा देना चाहते हैं? कांग्रेस की देखिए आलोक भाई, जब बातें निकलती हैं ना, तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, और ऐसी लाइन है जिसमें कांग्रेस में ज्वाइनिंग नहीं, आपके नेता ने कहा है, आपके नेता ने कहा हिंदुओं को हिंसक कहा, आपके नेता ने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा, कांग्रेस ने हमेशा जोड़ा। उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? उल्टा कहा। मैं आलोक जी एक बात और बता दूं आपसे, जितने लोगों ने, किसी ने जमीन में गाड़ने की बात करी, खुद राहुल जी ने डंडे मारने की बात करी, किसी ने बोटी बोटी करने की बात करी, किसी ने मौत का सौदागर कहा, किसी ने कह दिया औरंगजेब की कब्र खोद दी तो मोदी कौन है। ऐसी बात कहने वालों के साथ क्या आपने संबंध तोड़े? क्या उनको अपनी पार्टी से निकाला? क्या कंडेम भी करने की हिम्मत रखते हैं आलोक भाई साहब? आज तक के चैनल पे आप बताइए। आप, हम सवाल कर रहे हैं तो आप कहीं और जा रहे हैं, आप टेप सुना रहे हैं। उस टेप की क्या प्रामाणिकता है हमें मालूम नहीं, लेकिन ये तो संसद के फ्लोर पे बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं। आप भी एक हिंदू है ना आलोक भाई, आप हिंसक हैं? मैं उत्तर दे देता हूं। आलोक जी जवाब दीजिए। और मैं सनातनी हूं और पूजा करने वाला हिंदू। लेकिन मनोज जी, दिक्कत यह है कि संसद के पटल पर कहा गया कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है। आप एग्जैक्ट शब्द को तोड़ मरोड़ रहे हैं। हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है, एग्जैक्ट शब्द ये है। और जो लोग हिंसा करते हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते हैं, वो सनातनी हो ही नहीं सकते हैं। जो लोग हिंसा करते हैं, क्या सनातन में हिंसा का कोई स्थान है? लेकिन आप लोगों का सोशल मीडिया का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि ढोल पीट के उस स्टेटमेंट को पूरा बदल दीजिए। और मैं कहूंगा आज तक से कि राहुल गांधी ने कहा हो कि हिंदू हिंसक होते हैं तो अभी चलाएं। मैं चुप बैठूंगा। मैं सही हूं या मनोज जी सही हैं, अभी बताएं। चलाइए उस स्टेटमेंट को। मनोज जी, अब मैं तो अभी तो मैं मोबाइल लेके नहीं बैठा हूं कि चला दूं।
लेकिन आप तो सिरे से खारिज कर रहे हैं। इसका मतलब कि राहुल ने ऐसा बोला है तो गलत है। नहीं, अभी पता चल जाएगा। आप ये कह रहे हैं ना कि राहुल ने ऐसा बोला है तो गलत है। भी सब कुछ है, लेकिन अंजना जी राहुल जी ने ऐसा बोला तो गलत है, आप ये मानते हैं ना? चलिए, राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या बोला था इस मुद्दे पर अगर हम लोग वो बाइट निकाल के चला सके, क्योंकि अब ड्यूरेशन कम है, तो उस बाइट को जरा जल्दी से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आर्काइव में जरूर संसद का पड़ा होगा। लेकिन आलोक जी, इमरान मसूद पर आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आप जितना इंफॉर्मेशन उन पर गुफअप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी ही पार्टी में थे। 29 मार्च 2014 को उन्हें अरेस्ट किया गया था, जब उन्होंने एक तो चिल्लाना बंद कीजिए। आप बताइए ना आपकी पार्टी कब ज्वाइन की, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नेट पर नहीं मिल रही है। लेकिन 14, 19, 24 तीनों बार आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। उनको पार्टी में जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया था, और ये 29 मार्च का उनका बयान है, जिसके बाद उन्हें हेट स्पीच के लिए अरेस्ट भी किया गया था। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? चिल्लाने से थोड़ा ना सही हो जाएंगे। मैं फिर कहूंगा, मेरे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है कि सपा ज्वाइन की हुई थी, सपा से वो कैंडिडेट बने थे, और ये 2012 का चुनाव था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने। जिस समय पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उसके बाद ये स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन एक स्टेटमेंट पर इतना अटके हुए हैं, बिट्टू की स्टेटमेंट पर आपने इतना रिसर्च नहीं किया अंजना जी। शायद बिट्टू की स्टेटमेंट हमने लाइव सुना दी, लेकिन आप इमरान मसूद के स्टेटमेंट पर सवाल पूछते ही हम पर सवाल उठाने लगे। आप लोगों की दिक्कत यही है, आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, जो कि हम नहीं करेंगे। हम लोगों ने देखिए रवनीत बिट्टू की भी बात सुनाई, चिल्लाइए मत, रवनीत बिट्टू की भी बात सुनाई। हमने गायकवाड़ साहब जो संजय विधायक हैं शिंदे गुट के, उनकी भी बाइट सुनाई। पूर्व विधायक तरविंदर सिंह की भी बाइट सुनाई। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। कुल मिलाकर अब तस्वीर यह है कि 100 दिन के कामकाज पर आते हैं। किसके नेता का अपमान हुआ, सम्मान हुआ, इससे आगे बढ़ते हुए अब 100 दिन के कामकाज पर सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि देखिए, पहली बार ये बीजेपी सरकार का आज ये भी कहना था, जिस पर अब मैं बारी बारी से आप लोगों की प्रतिक्रिया लूंगी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम से लेकर कई सारी योजनाओं के तहत रोजगार के मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर भी वित्त मंत्री ने हमें जवाब दिया। कई मुद्दों पर चर्चा होते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि हमारी विदेश नीति में जो पहले रीढ़ की हड्डी नहीं थी, वो रीढ़ की हड्डी आप दिखाई देती है। पहला जवाब इस पर आलोक जी आपका, उसके बाद आ रही हूं मनोज जी। सबसे पहले तो रोजगार की ही बात कर लेते हैं। पीएम इंटर्नशिप की योजना की जो बात कर रहे हैं अंजना जी, हम उस दिन आपके साथ ही थे, 15 अगस्त को भी और उससे पहले भी। जिस समय पर इकोनॉमिक सर्वे आया तो कहा गया कि 500 कंपनियां आइडेंटिफाई होंगी। मैं हाथ करके बता रहा हूं, 500 कंपनियां आइडेंटिफाई होंगी इंटर्नशिप के लिए। ये फाइनेंशियल ईयर 6 महीने चला गया है ऑलमोस्ट। ये फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने जाने के बाद भी आप बताइए क्या वो 500 कंपनी आइडेंटिफाई हो गई? अगर हो गई हो तो उनका 2 का नाम मनोज तिवारी साहब जरूर बताकर जाएं। अरे भाई, आपने 500 कंपनियों का शगुफा छोड़ा, 500 कंपनी आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुई, फिर इंटर्नशिप की बात करते हैं, विदेश नीति की जल्दी से जवाब दीजिए। पूरे चारों तरफ से चाइना ने आपको घेर कर फेंक दिया। आप बांग्लादेश में सरकार पलट गई, वहां पर चाइना और पाकिस्तान ने ऑपरेशन कर दिया, और आप सोचते रह गए यहाँ पर हिंदू मुसलमान काटना पड़ेगा। मनोज जी जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए दोनों ही मुद्दों पर, उनका जो अटैक है उस पर। आप 500 कंपनियों में, मुझे लगता है कि अब इस समय तो हम आपको टाइम कम है, लेकिन आपको बता दूं कि हम लोगों ने 150 से ज्यादा कंपनियों को चिन्हित कर लिया है, और ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है। आज उनका जन्मदिन है, दुनिया उनको बधाई दे रहे इसी बात के लिए। एक हमने वादा किया था कि 70 साल प्लस के बुजुर्गों को। चलिए, आप दोनों अपनी अपनी पार्टी की तरफ से बैटिंग अच्छी करते हैं, तो फिर से अगर मौका मिला आप दोनों आइएगा आमने सामने इसी मुद्दे पर।